तो देखिएगा, एडवांटेज ऑफ यूनिट बैंकिंग। इसका एडवांटेज है कन्वीनियंस ऑफ मैनेजमेंट, सुपरविजन एंड कंट्रोल। Since the size of the bank under unit banking is small, its management, supervision and control are easier and more convenient for the authority. सिंपल सा बात है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर छोटे हो तो और वो ब्रांच बैंकिंग की तरह ना हो, तो ऐसे में इसका कंट्रोल करना और मैनेजमेंट करना बड़ा आसान है। मतलब आप मैनेजमेंट या सुपरविज़न हो एंड कंट्रोल आर ईजियर एंड मोर कन्वीनियंट फॉर द अथॉरिटी। सेकेंड इज डिसकंटिन्यूअस ऑफ इनएफिशिएंट ब्रांचेस। एज पॉइंटेड आउट above, weak and non-profitable branches continue to be fed by strong एंड प्रॉफिटेबल ब्रांचेस। मतलब कि एज पॉइंटेड आउट above, वीक एंड नॉन प्रॉफिटेबल ब्रांचेस कंटिन्यू टू बी फेड बाय स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉफिटेबल ब्रांचेस अंडर द सिस्टम ऑफ ब्रांच बैंकिंग। तो अब ब्रांच बैंकिंग में देखते हैं क्या कि अगर कोई ब्रांच यदि कमज़ोर है, उसकी बिजनेस बहुत सही नहीं हो रही है, तो ऐसे में उसके जो स्ट्रॉन्ग ब्रांच है वो इसको क्या करता है, सपोर्ट करता है, फेवर करता है, उसको अपलिफ्ट करता है। ब्रांच बैंकिंग सिस्टम में इफ अ बैंक इज वीक, इनएफिशिएंट एंड नॉन प्रॉफिटेबल, इट विल ऑटोनॉमिकली लूज द एग्जिस्ट आफ्टर सम टाइम। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि अगर यहाँ पर बैंक वीक है, इनएफिशिएंट एंड अनप्रॉफिटेबल है, तो अपने आप वो ख़त्म हो जाता है। कौन सा बैंक में? यूनिट बैंकिंग में। जबकि ब्रांच बैंकिंग में उन बैंकों को भी आगे बढ़ाया जाता है, दूसरे जो स्ट्रॉन्ग ब्रांचेज हैं उसके सपोर्ट से वो वीक ब्रांच भी सरवाइव कर जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या होता है, वो ख़त्म हो जाता है। थर्ड है कि नो डिले इन बैंकिंग बिजनेस। ये बेनिफिट है, ये एडवांटेज है यूनिट बैंक का कि वन ग्रेट एडवांटेज ऑफ यूनिट बैंक इज दैट देयर इज नो डिले ऑफ एनी काइंड इन टेकिंग डिसीजन ऑन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स कंसर्निंग द यूनिट बैंकिंग। आर बैंक आर competent to take decisions themselves on various problems conforming the bank। मतलब कि नो डिले इन बैंकिंग बिजनेस, बैंकिंग बिजनेस में डिले नहीं होगा। वन ग्रेट एडवांटेज ऑफ यूनिट बैंकिंग इज़ दैट कि उसमें देयर इज़ नो डिले ऑफ एनी काइंड, किसी प्रकार का डिले नहीं होता है, कोई भी डिसीजन बहुत समय से ले लिया जाता है, और इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम्स जो भी होते हैं यूनिट बैंक में वो बड़े अच्छे से कॉम्पिटेंट टू टेक डिसीजन देमसेल्व्स ऑन वेरियस। किसी पे वो बेस्ड नहीं होना है कि हमारा जो ब्रांच ऑफिस है या हेड ऑफिस है या जोनल ऑफिस है, हमें उनके अकॉर्डिंगली चलना है, बल्कि वो खुद डिसीजन ले करके और उसको ठीक से चला सकती है। तो ये यूनिट बैंकिंग के एक बेनिफिट है। नेक्स्ट है नो निगलेक्ट ऑफ लोकल रिक्वायरमेंट्स। अब देखेंगे, सिंस द बैंक ऑफिसर्स ऑफ द यूनिट बैंक आर फुल्ली अक्वाइंटेड विद द लोकल नीड्स। अब चूँकि ये लोकल लेवल पे बैंक बनता है, यूनिट बैंक जो होता है वो उस पर्टिकुलर एरिया पे वो बैंक इस्टेब्लिश होता है, तो वहाँ के लोग फुली अक्वाइंटेड विद द लोकल नीड्स, दे कैनॉट निगलेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल डेवलपमेंट आर जनरली निगलेक्टेड अंडर द सिस्टम ऑफ ब्रांच बैंकिंग। जबकि होता क्या है कि ब्रांच बैंकिंग में जो लोकल लेवल पे जो नीड्स होता है, जो रिक्वायरमेंट्स होता है कस्टमर का, that is not addressed properly because this type of bank is totally guided by the head offices and there are some high offices, they regulate the entire banking systems
a particular bank. That's why they cannot ascertain the real grievances of the local level. What are the requirements, what are the problems, what are the solutions, उनको वो आइडिया नहीं होता है. On the other hand, in यूनिट बैंक में you will find कि आप देखें कि लोकल लेवल पे जो लोग होते हैं, उनके ऑफिसर्स होते हैं यूनिट बैंकिंग में, वो ही और सी इज़ वेरी अवेयर of the problems and requirements of the customers on the local basis. That's why they are always ready to sort out the problems of the local. Next है initiatives in business. Since the bank offices under the unit banking, अब देखें कि जो बैंक ऑफिसर्स हैं यूनिट बैंकिंग में, systems are fully acquainted with the local problems में उनको पता है. They can show initiatives in taking important decisions on the various issues confronting the bank. This makes the banking systems. और इससे क्या होता है कि बैंकिंग सिस्टम जो है चलता है. अब देखेंगे नेक्स्ट है कि इनके कुछ सिर्फ फ़ायदे ही नहीं हैं, बल्कि नो डाउट कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे. डिसएडवांटेज ऑफ यूनिट बैंक सिस्टम में क्या है ये देखेंगे. एब्सेंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन. तो देखेंगे कि लेबर एंड स्पेशलाइजेशन में कि डिवीज़न में क्या होता है, एब्सेंस होता है. एब्सेंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन ये नहीं होता है, मतलब कि स्पेशलाइजेशन सही ढंग से नहीं हो पाता है. सी द साइज ऑफ द यूनिट बैंक इज स्मॉल एंड इट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड. अब निश्चित रूप से बैंक यूनिट बैंक है तो बैंक छोटा ही होगा, और ऐसे छोटे बैंक में इनके फाइनेंशियल जो रिसोर्स भी होते हैं वो लिमिटेड होते हैं. इट कैनॉट मेक यूज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन. तो इसमें डिवीज़न लेबर का जो डिवीज़न होता है और स्पेशलाइजेशन ऑन एनी वर्थवाइल स्केल, इसको आप सही ढंग से यूज़ नहीं कर पाते हैं. कंसिक्वेंटली इट इज़ डिप्राइव्ड ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन. और परिणाम स्वरूप क्या होता है, इट इज़ डिप्राइव्ड ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ डिवीज़न. तो जो डिवीज़न ऑफ लेबर जो है या स्पेशलाइजेशन है, उनको हम प्रॉपर वे में यूज़ नहीं कर पाते हैं. मतलब इससे भी बैंक को वंचित होना पड़ता है, यानी अपने एम्प्लॉय के जो स्पेशलाइजेशन है उसका प्रॉपर वे में वो फ़ायदा नहीं उठा पाता है. नेक्स्ट है एक्सपेंसिवनेस एंड इनकन्वीनियंस इन रेमिटेंसेस ऑफ फंड्स. अब देखेंगे कि जो फंड जो रेमिटेंस होता है उसमें इनकन्वीनियंट है ये, और बहुत महंगा एक्सपेंसिव भी है ये. Since the unit bank has no branches at other places in the country, जब आप देखिए कि यूनिट बैंक के पास कोई ब्रांचेस नहीं होते हैं at other places in the country, it has to depend upon the correspondent banks. तो इनको क्या होता है कि जब यूनिट बैंक के पास कोई ब्रांचेस नहीं होते हैं दूसरे जगहों पे या दूसरे देशों में, it has to depend on the correspondent banks for effective transfer of fund. तो इससे जो करस्पॉन्डेंट बैंक होता है उसके ऊपर में जो फंड ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है वो डिपेंड होना पड़ता है, कि जिससे कि करस्पॉन्डेंट बैंक के माध्यम से ये अपने फ़ंड को एक से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र कराता है. दिस फंड्स द मूवमेंट्स ऑफ फंड्स मोर एक्सपेंसिव एंड इनकन्वीनियंट फॉर द बिजनेसमैन. और ऐसे में जो क्या होता है कि जब फंड रेमिटेंसेस होता है ट्रांसफ़र करने में क्या होता है, बहुत कन्वीनियंट भी होता है और बहुत क्या है ये एक इनकन्वीनियंट भी है, और एक्सपेंसिव का मतलब बहुत खर्चीला भी होता है. अब नेक्स्ट देखेंगे इनइक्वालिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट में इनइक्वालिटी. सिंस देयर इज़ नो अरेंजमेंट फॉर द चिप रेमिटेंस. अब क्या होता है कि इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं होता चिप रेमिटेंस ऑफ फंड्स अंडर यूनिट बैंकिंग सिस्टम. देयर ऑफन अराइजेज इनइक्वालिटी इन द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री.
अब जब देयर इज़ नो अरेंजमेंट फॉर द चीप रेमिटेंसेस, तो क्या है कि इनइक्वलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट, असमानता होती है। अब इनके पास अरेंजमेंट नहीं है रेमिटेंस फंड को इधर से उधर करने का अंडर द यूनिट बैंकिंग सिस्टम, मतलब वो पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। देयर ऑफन अराइज इन इक्वलिटी इन द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ये भी एक इनइक्वलिटी होता है इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट में, दूसरे बैंक की तुलना में इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंसेस होता है। द रेट्स आर जनरली लोअर इन बिग कमर्शियल एंड, आप देखते हैं कि बड़े बड़े जो कमर्शियल बैंक हैं या इंडस्ट्रियल बैंक है वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है, लेकिन दे आर रेदर हाई इन दी बैकवर्ड एंड अंडर डेवलप्ड एरियाज ऑफ द कंट्री। तो क्या होता है कि वो एक तरह से हाई होते हैं बैकवर्ड एरिया में, अंडर डेवलप्ड एरियाज में। दिस हिंडर्स द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द बैकवर्ड एंड अंडर डेवलप्ड एरियाज ऑफ द कंट्री कंसर्न। तो गौर करेंगे कि इन द इंटरेस्ट रेट आर जनरली लोअर इन बिग कमर्शियल बैंक, यानी कमर्शियल बैंक और इंडस्ट्रियल बैंक के बड़े बड़े जो बैंक हैं इनके इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं, बहुत कम होता है। दे आर रेदर हाई इन दी बैकवर्ड एंड अंडर डेवलप्ड एरिया, लेकिन इनका जो अंडर डेवलप्ड एरिया में क्या होता है, ज़्यादा ऊंची दर होता है। दिस हिंडर्स द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ बैकवर्ड एंड अंडर डेवलप्ड एरिया ऑफ द कंट्री कंसर्न। और दिस हिंडर, ये क्या करता है, रोकता है द इकोनॉमिक ग्रोथ, किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को, खास करके उन एरिया को जो एरिया बैकवर्ड है या अंडर डेवलप्ड है। चूँकि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा तो नोबडी विल डेयर टू टेक लोन्स फॉर देयर लाइवलीहुड, फॉर देयर बिजनेसेस, एंड द investment will be also low. That's why it will be very difficult for the people, particularly of the backward area or backward country, so that this is that disadvantage of the unit banking. नेक्स्ट है इनएबिलिटी टू फेस क्राइसिस। द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ अ यूनिट बैंक इज स्मॉल। अब देखेंगे कि इनके जो इनएबिलिटी टू फेस क्राइसिस, तो निश्चित रूप से ये क्राइसिस को भी फेस करने में सक्षम नहीं हो पाता है। द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ अ यूनिट बैंक इज स्मॉल, इनके छोटे होते हैं। हेंस इट फाइंड्स इटसेल्फ अनेबल टू फेस इकोनॉमिक क्राइसिस, जिससे कि इनको दिक्कतें होती हैं। दिस वाज द रीजन वाई हंड्रेड्स ऑफ यूनिट बैंक्स, अब बहुत सारे ऐसे हमारे देश में सैकड़ों बैंक हैं, फेल्ड इन यूएसए ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 में बहुत सारे बैंक दिवालिया हो गया, डिप्रेशन में चला गया। नेक्स्ट है, अगला बैंक है चेन बैंक। अब ये क्या होता है, जरा ये नया बैंक है, मतलब कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द ब्रांच बैंकिंग एंड द यूनिट बैंकिंग। नाउ लेट अस सी द चेन बैंकिंग। व्हाट इज चेन बैंकिंग? It refers to the system in which two or more banks are owned and controlled by one person or a group of person as already pointed out above. अब देखना यह है कि इसमें बताया गया है कि एक ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक बैंक ओन्ड एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन, एक व्यक्ति इसको कंट्रोल करता है, or a group of a person as already pointed out above. This type of banking developed out above. This type of banking developed in the USA towards the middle of the last century. अंतिम सदी के बीच में इस तरह के बैंकिंग डेवलप किया। But during the Great Depression of 1929, most of the chain banks made with failures. लेकिन कई सारे जो ग्रेट डिप्रेशन हुए 1929 में, तो जो इस तरह के जो चेन बैंक हैं वो फेल्योर दिखा गया।
चेन बैंकिंग हैज़ सर्टेन इम्पॉर्टेंट एडवांटेज, इनके भी कुछ फ़ायदे होते हैं। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कई सारे जो दो या दो से अधिक बैंक है उसको एक व्यक्ति क्या करता है, वो कंट्रोल करता है चेन सिस्टम में। बट ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 में देखा गया कि इस तरह के जो चेन बैंक है वो फेलियर हो गए। चेन बैंकिंग हैज़ सर्टेन इम्पॉर्टेंट एडवांटेज, इनके कुछ फ़ायदे भी हैं। among which may be mentioned fuller utilization of financial resources, managerial services, high profits, diversification of risk, economy in operational cost. The system of chain banking also suffers from chain defects, among which may be mentioned the lack of efficient management and supervision, the lack of flexibility, the undertaking of speculative activities by banks, the existence of corruption on the part of the officers and the employees of the banks. तो ये सब चीज़ें देखी गई चेन बैंकिंग में। नेक्स्ट है, अब आगे देखें ग्रुप बैंक। ग्रुप बैंक क्या होता है? इसके अंदर दो या दो से अधिक बैंक का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय एन एसोसिएशन, ट्रस्ट और कॉरपोरेशन, इसको कोई कॉरपोरेशन कंट्रोल करता है। दिस टाइप ऑफ बैंकिंग वॉज वेरी कॉमन इन द यूएसए में था 1925 से 1929 के बीच में। बट ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, लेकिन जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ, जब इन 1929 several of these banking groups failed and thereafter the importance of group banking as a system declined. This system has several important एडवांटेजेस, इस सिस्टम में भी बहुत सारे उनके एडवांटेजेस थे, लेकिन ये चली ज़्यादा दिन तक नहीं। यानी ये शुरुआत हुआ 25 में और 29 के अंदर आते आते अमेरिका में ग्लोबल रिसेशन का दौर आया और फिर वो बैंक क्या हो गया, कोलैप्स कर गया, ख़त्म हो गया। नेक्स्ट देखेंगे इनके क्या क्या फ़ायदे, ज़रा देख लें। अंडर दिस सिस्टम एवरी मेंबर बैंक retains its own separate identity and maintains its own board of directors. ये बैंक जो है, इसमें जो सारे बैंकिंग हैं चेन सिस्टम बैंकिंग में, इनकी अपनी पहचान है, ओन आइडेंटिटी है एंड मेंटेन्स इट ओन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और ये अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो हैं वो मेंटेन करते हैं। द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कंट्रोलिंग द वेरियस मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। तो ध्यान देंगे इस सिस्टम में क्या होता है कि हर जो बैंक है वो अपना, उसकी अपनी पहचान होती है, ऐसा नहीं कि उसका पहचान गौन हो जाता है, और अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसके होते हैं जो उस बैंक को क्या करता है, चलाता है। द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस कंट्रोल द वेरियस मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, कैन टेक स्टेप्स to improve the level of efficiency in their day-to-day working. Next है, this system ensures liquidity of financial resources. यह जो सिस्टम है वो इंश्योर्स करता है फाइनेंशियल रिसोर्स को। इफ अ मेंबर बैंक फैक्ट्स शॉर्ट ऑफ कैश, अगर मान ले कि अगर मेंबर बैंक के पास क्राइसिस हो, अगर कैश की क्राइसिस होता है, इट कैन बी इजीली ट्रांसफर टू इट फ्रॉम द अदर बैंक। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर किसी बैंक को, किसी मेंबर बैंक को प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो ऐसे में ये इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है टू इट फ्रॉम द अदर बैंक्स, दूसरे बैंक से। नेक्स्ट देखेंगे, सिंस द कॉरपोरेशन कंट्रोलिंग द मेंबर बैंक्स इज अ बिग साइज्ड कॉरपोरेशन। अब देखें कॉरपोरेशन कंट्रोलिंग के अंदर जो मेंबर्स बैंक्स होते हैं इसके एक बड़े साइज कॉरपोरेशन होता है। इट कैन इजीली ऑब्टेन द सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स इन दी, मतलब वो कॉरपोरेशन में क्या होता है, एक बड़ा उसका साइज है, तो उसमें एक्सपर्ट इन दी मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द मेंबर बैंक्स मिल जाती हैं। दिस हेल्प द मेंबर बैंक्स टू प्लेस देयर इन्वेस्टमेंट एंड बैंकिंग बिजनेस ऑन द साउंडिंग फुटिंग। This system of group banking also suffers from certain defects and drawbacks. इसमें भी बहुत सारी इनमें कमियां हैं।
If one member bank of the group fails due to the adoption of unsound policy, मान लो कि अगर एक मेंबर बैंक या ऑफ द ग्रुप अगर फेल करता है अनसाउंड पॉलिसी के कारण, अगर पॉलिसी ठीक नहीं है और उसके कारण अगर कोई बैंक फेल करता है तो इट हैज़ इट्स एडवर्स रिपरकशन ऑन द अदर मेंबर बैंक्स। तो मान लो कि अगर किसी बैंक को कोई नुकसान होता है तो दूसरे बैंक पर भी इसका असर जा करके पड़ जाता है। दिस सिस्टम ऑल्सो गिव्स राइज टू करप्शन, जिससे क्या होता है, भ्रष्टाचार होगा, बिकॉज ऑल दी स्टोर्स एट्सेट्रा फॉर द मेंबर बैंक्स आर परचेज बाय वन कॉमन परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन विच में सकम टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय अनस्क्रपलस फॉर्म्स। नेक्स्ट देखेंगे अब प्योर बैंकिंग एंड मिक्स्ड बैंकिंग। अब प्योर बैंकिंग क्या होता है और मिक्स्ड बैंकिंग में क्या फ़र्क है। द बैंक्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लेंडिंग प्रैक्टिसेस। अब अगर लेंडिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर में देखेंगे तो पॉइंट व्यू द बैंक कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू हेड्स। तो आप बैंक को दो भाग में अलग करके रख सकते हैं, प्योर बैंकिंग और मिक्स्ड बैंकिंग। अब देखेंगे प्योर बैंकिंग क्या होता है। दिस सिस्टम अंडर विच द कमर्शियल बैंक्स कन्फाइन, इस सिस्टम के अंदर जिसके अंदर कमर्शियल बैंक देमसेल्व्स टू द फाइनेंसिंग ऑफ द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो इस सिस्टम में द सिस्टम अंडर विच द कमर्शियल बैंक कन्फाइन देमसेल्व्स टू द फाइनेंसिंग ऑफ द शॉर्ट टर्म requirements of industry and commerce. In other words, the commercial banks under pure banking do not give loan to industry and commerce for long period. नाम ही है प्योर बैंकिंग, मतलब ये बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक्स है और ये कमर्शियल बैंक इंडस्ट्री को लोन नहीं देती है, लंबे समय के लिए व्यापार को लोन नहीं देगी। ये प्योर बैंकिंग है। दिस सिस्टम इज़ वेरी पॉपुलर इन यूके। तो इस तरह के फंक्शन के आधार पे ये यूके में बड़ा पॉपुलर है। दिस सिस्टम इज़ हाईली कंड्यूसिव टू द सेफ्टी ऑफ लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द बैंक। और इसमें क्या होता है, इस सिस्टम से एक बहुत बड़ी बात है कि बैंक के पास जो लिक्विडिटी होता है वो हमेशा सेफ रहता है, मतलब वहाँ पे लिक्विडिटी डूबने, क्राइसिस होने का चांस कम रहता, नहीं के बराबर रहता है। दो दिस सिस्टम इज़ कंड्यूसिव टू द मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, यद्यपि कि यह जो सिस्टम है ये लिक्विडिटी को मेंटेन करने में तो ठीक है, सक्षम होता है, येट इट कैनॉट बी कंसिडर्ड अ डिज़ायरेबल सिस्टम्स बिकॉज इफ द कमर्शियल बैंक डू नॉट मेक लॉन्ग टर्म लोन्स टू इंडस्ट्रीज द इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी इज़ बाउंड टू सफर अ सीरियस सेटबैक। अब मान लो कि प्योर बैंकिंग में क्या होता है कि प्योर बैंकिंग में ये कहा जाता है कि इंडस्ट्री को लोन नहीं देना या ट्रेड कॉमर्स के लिए लॉन्ग टर्म लोन नहीं देना है। लॉन्ग टर्म लोन नहीं देने से या इंडस्ट्रियल लोन नहीं देने से, कमर्शियल लोन नहीं देने से कॉमर्स ट्रेड के लिए निश्चित रूप से बैंक के पास लिक्विडिटी की सेफ्टी रहती है, चूँकि इस तरह के लोन में लिक्विडिटी क्राइसिस भी हो सकता है, कभी एनपीए होने का डर रहता है ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे इस तरह की दिक्कतें नहीं हैं। लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बताया जा रहा है यहाँ पे कि अगर ऐसे हो तो उस देश के इकोनॉमी पे एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, सीरियस सेटबैक हो सकता है देश की इकोनॉमी के लिए, चूँकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा नहीं तो। दस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इसलिए अगर इंडस्ट्री के डेवलपमेंट से देखा जाए तो यह जो बैंक है प्योर बैंकिंग है, यह सिस्टम जो बैंकिंग का है, यह सिस्टम बैंक बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, मतलब कि डिज़ायरेबल भी नहीं है और नॉट हेल्पफुल। यानी अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात किया जाए तो अ कंट्री कैन डिनाई दिस सिस्टम, प्योर सिस्टम, और इट विल नॉट हेल्प द promotion of industrial development in a country, particular country. That is why this system means pure banking is not
इज़ नॉट गुड फॉर दी ओवरऑल इकोनॉमी। तो ऐसे बैंकिंग को कोई भी देश अवॉइड ही करना चाहेगा, क्योंकि ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए तो लोन चाहिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लोन चाहिए, तो कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए इस बैंक में भी दिक्कतें हैं। नेक्स्ट है मिक्स्ड बैंकिंग। ऑन द अदर हैंड, अंडर दिस सिस्टम the commercial banks make both short term as well as long term to commerce and industry। अब मिक्स बैंक के बारे में कहा जा रहा है कि इस तरह के सिस्टम में कमर्शियल बैंक जो है वो दोनों तरह के लोन देने का प्रावधान रखता है, यानी लॉन्ग टर्म भी लोन देगा और शॉर्ट टर्म भी लोन देगा टू कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए। मिला जुला के अच्छा सिस्टम है, यानी मिक्स बैंकिंग में ये है। कॉमर्स ऑफ कोर्स रिक्वायर शॉर्ट टर्म लोन्स। कॉमर्स के लिए निश्चित रूप से, वाणिज्य व्यापार के लिए निश्चित रूप से शॉर्ट टर्म लोन चाहिए होगा, बट इंडस्ट्री रिक्वायर्स नॉट ओनली शॉर्ट टर्म बट ऑल्सो लॉन्ग टर्म लोन्स। लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या होगा, लॉन्ग टर्म लोन की जरूरत पड़ती है। द जर्मन बैंकिंग सिस्टम प्रेजेंट्स द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड बैंकिंग इन द वर्ल्ड। दुनिया में जर्मन बैंकिंग सिस्टम में ऐसा देखा गया कि वो दोनों तरह के बैंकिंग एक्टिविटी को प्रोवाइड करती है, फॉर द शॉर्ट टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म लोन। बोथ लोन्स आर गिवन बाय द मिक्स्ड बैंकिंग। तो द जर्मन बैंकिंग सिस्टम प्रेजेंट्स द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड बैंकिंग इन द वर्ल्ड। उसको भी करेगा, उसको भी करेगा। नेक्स्ट देखेंगे, अब है यूनिवर्सल बैंकिंग। यूनिवर्सल बैंकिंग इज दैट काइंड ऑफ बैंकिंग वेयर इन्वेस्टमेंट ऑफ शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड कमर्शियल बैंकिंग। अब यूनिवर्सल बैंकिंग क्या होता है इसके बारे में जाने। तो यह है यूनिवर्सल बैंकिंग इज दैट काइंड ऑफ banking where investment of short or long period commercial banking and insurance works are done under a single roof। कितना सारा काम ये कर रहा है, इन्वेस्टमेंट का भी काम कर रहा है, ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पीरियड कमर्शियल बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वर्क भी कर रहा है, सारे इस एक ही रूप के अंदर में करता है। इसको यूनिवर्सल बैंकिंग कहते हैं, यानी बैंक से रिलेटेड वो हर काम को परफॉर्म करता है। Now see the narrow banking, where banks invest their incremental liability in zero risk government security, or alternatively it is one who demand deposits and matched by safe liquid assets. This system is adopted by removing the problem of banks failure। narrow banking का मतलब होता है ये कि जब बैंक अपने इंक्रीमेंटल लायबिलिटी उसकी जीरो हो, बिल्कुल जीरो रिस्क पे काम करे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और अल्टरनेटिवली इट इज़ वन ऑफ हु डिमांड डिपॉजिट्स आर मैच्ड बाय सेफ लिक्विड। मतलब उसके जो डिमांड लिक्विडिटी है वो पूरी तरह से उसका जो जितना मैच करे वो अपने डिपॉजिट से। तो इस तरह का जो बैंकिंग सिस्टम होता है उसको हम नैरो बैंकिंग मानते हैं। अब देखेंगे कंज्यूमर बैंकिंग, यानी ये सारे टाइप्स है बैंकिंग के जो कि देखना है आपको। कंज्यूमर बैंकिंग में है और रिटेल बैंक में क्या है कि बल्क बैंक बिजनेस। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिटेल बैंकिंग इज टू प्रोवाइड लो कॉस्ट बैंकिंग। ये लो कॉस्ट बैंकिंग सर्विस देता है इन लाइन विथ कस्टमर्स नीड बाय ऑफरिंग स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट एंड सिंप्लीफाइंग सेल्स प्रोसेस, ऑल्सो रेफर्ड टू एज कंज्यूमर बैंकिंग। कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग, इसका नाम ही है मर्चेंट बैंकिंग। तो देखेंगे कैटर टू प्रमोशनल नीड फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर को मिलेगा। टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडीज एंड द ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर विच इट वर्क्स कंबाइंड द फंक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल कॉन्स्टेंसी सर्विसेज। मतलब एक तरह से इंडस्ट्री को लोन ये प्रोवाइड करेगा।
ऑफशोर बैंकिंग में क्या है कि ये इंटरनेशनल बैंकिंग बिजनेस है इन्वॉल्विंग नॉन रेजिडेंट फॉरेन करेंसी डोमिनेटेड एसेट्स एंड लायबिलिटी. दीज आर द बैंकिंग ऑपरेशंस दैट cover only non-resident are not domestic banking. A offshore banking center is a place where deliberate attempt is made to attract international banking business by offering many concessions including relaxation for restriction on operations. अब इससे रिलेटेड एक पॉइंट और देखना है आगे आपको, किसान क्रेडिट कार्ड. किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम क्या है? बैंक के माध्यम से. तो दिस वेरी स्कीम वाज स्टार्टेड इन इंडिया एंड ये नाबार्ड के द्वारा किया गया था 1998-99 में. नाबार्ड क्या है? एक नेशनल रूरल डेवलपमेंट बैंक है. यह 1982 में इस्टेब्लिश किया गया था. इट्स मेन मोटिव इज टू प्रमोट रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए. इनका पर्पस है रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना. इन पर्पस से नाबार्ड की इस्टेब्लिशमेंट किया गया था. अब इसमें देखें कि केसीसी होता क्या है. केसीसी जनरली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केसीसी के बारे में जानना होगा आपको. तो ये इसका जो एम है एट प्रोवाइडिंग एडिक्वेट एंड टाइमली सपोर्ट फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम टू द फार्मर्स फॉर देयर शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स. तो केसीसी जो दिया जाता है एट प्रोवाइडिंग एडिक्वेट एंड टाइमली सपोर्ट के लिए, मतलब किसानों को सही समय पर एग्रीकल्चर पर्पस से उनको कल्टीवेशन से क्रॉप कल्टीवेशन के मद में उनको सही समय पर लोन प्रोवाइड किया जाए. दिस मेनली हेल्प्स फार्मर फॉर परचेज ऑफ इनपुट्स एट्सेट्रा. यह जनरली इससे क्या होता है कि किसान जो होते हैं वो अपना इनपुट्स बाय करते हैं, परचेज करते हैं. मतलब कि वो केरोसिन, डीजल, सीड्स एट्सेट्रा वो गेन करेंगे. ड्यूरिंग द क्रॉपिंग सीजन, फसल के समय में क्रेडिट कार्ड स्कीम प्रपोज टू इंट्रोड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी टू द सिस्टम एंड इम्प्रूव कॉस्ट इफिशिएंसी. और अपने कॉस्ट इफिशिएंसी को भी बढ़ाएंगे. तो इसका मेन उद्देश्य होता है कि किसानों को सही समय पर खाद बीज के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करना, जिससे कि वो ले और अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर करें, बढ़ाएं, उनको सपोर्ट मिले. यह जो क्रेडिट किस केसीसी है अलाउज फार्मर्स टू हैव कैश क्रेडिट फैसिलिटी विदाउट गोइंग थ्रू द क्रेडिट स्क्रीनिंग प्रोसेसेस रिपीटेडली. रीपेमेंट कैन बी रिशेड्यूल्ड इफ देयर इज अ बैड क्रॉप सीजन्स. इसके अंतर्गत जो सरकार लोन के रूप में दिया जाता है उस लोन को चुकाना किसानों की ड्यूटी है. लेकिन यदि क्रॉप अगर फेल कर जाता है, क्रॉप अच्छी प्रोडक्शन नहीं हो पाता, तो ऐसे में इसके रीपेमेंट को रिशेड्यूल किया जाता है और एक्सटेंशन कर दिया जाता है बाद के लिए कि वो 4 साल के अंदर में उस जो लिए गए लोन को वो चुकता कर सकें. The card is valid for 3 years and subject to annual renewal. कार्ड 3 साल के लिए होता है और उसको एनुअली क्या करना पड़ता है? रिन्यूअल करना पड़ता है. बैंक इन इंडिया दैट लेंड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस यूजुअली ऑफर द केसीसी. जो बैंक है वही इस तरह का केसीसी जो कार्ड बनता है किसानों के लिए वो मुहैया कराया जाता है. विड्रॉल्स आर मेड यूजिंग स्लिप्स, कार्ड्स एंड दी पासबुक. अब देखेंगे अगर आपके पास स्लिप है, कार्ड्स हैं और पासबुक है तो इस आधार पे आप पैसा विड्रॉल कर सकते हैं केसीसी का.
केसीसी ऑफर्ड बाय आईडीबीआई क्रॉप लोन विथ किसान क्रेडिट कार्ड। आप देखेंगे क्या क्या इनके बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स ऑफ केसीसी स्कीम्स, ये हमारे देश में फॉर द फार्मर्स अपलिफ्टमेंट, फॉर द एग्रीकल्चर प्रमोशन के लिए दिस वेरी स्कीम इज़ वेरी पॉपुलर इन आवर कंट्री एंड मिलियंस ऑफ फार्मर्स आर गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम दिस स्कीम्स। तो देखेंगे यहाँ पे कि सिंप्लीफाइज डिसबर्समेंट प्रोसीजर्स, इनके फ़ायदे यही है कि बड़ा सिंप्लीफाइड डिसबर्समेंट प्रोसीजर है, इनके तौर तरीके हैं। रिमूव्स रिजिडिटी रिगार्डिंग कैश एंड काइंड, तो कैश में कोई रिजिडिटी नहीं है। नो नीड टू अप्लाई फॉर अ लोन फॉर एवरी क्रॉप, हर फसल के लिए उसको अप्लाई नहीं करना है। अश्योर्ड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एट एनी टाइम, तो एक क्रेडिट हमेशा उसको मिल सकता है। इनेबलिंग रिड्यूस्ड इंटरेस्ट बर्डन फॉर द फार्मर्स। हेल्प्स बाय सीड्स, वो जो सीड्स को खरीदने में और फर्टिलाइजर्स के लिए किसानों के लिए एक बड़ा कन्वीनियंस चॉइस है, तो इस पर्पज़ से वो पैसा इस मद में इस स्कीम के माध्यम से वो गेन कर सकता है बैंक से। हेल्प्स बाय ऑन कैश अवेल डिस्काउंट फ्रॉम डीलर्स। क्रेडिट फैसिलिटी फॉर 3 years, नो नीड फॉर सीजनल अप्रेजल, 3 साल के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि सीजनल अप्रेजल की कोई ज़रूरत नहीं है, 3 साल के लिए है वो क्रेडिट कार्ड। मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर इनकम, और उसका जो मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट होता है वो बेस्ड होता है एग्रीकल्चर इनकम पे। अगर एग्रीकल्चर इनकम लो है तो फिर रेशिड्यूल किया जाता है। एनी नंबर ऑफ विड्रॉल सब्जेक्ट टू क्रेडिट लिमिट, एनी नंबर ऑफ विड्रॉल सब्जेक्ट टू क्रेडिट लिमिट। रीपेमेंट ओनली आफ्टर हार्वेस्ट, जो पेमेंट होगा वो कटाई के बाद होता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट एज एप्लीकेबल टू एग्रीकल्चर एडवांस। सिक्योरिटी मार्जिन एंड डॉक्यूमेंटेशन नॉर्म्स एज एप्लीकेबल टू एग्रीकल्चरल एडवांस।
तब बंद करिए।